हाय दोस्तों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल। ठीक, रिटेनिंग वॉल्स। और इसका पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम लोग। क्या है इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारा कहता है सॉइल मास बिहेव्स एनालॉगी टू द फ्लूइड्स। ओके, कैसा बिहेव करता है हमारा एनालॉग टू फ्लूइड्स की तरह। हमारा सॉइल मास जो है फ्लूइड्स की तरह बिहेव करता है। इन केस ऑफ द फ्लूइड्स एंड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। क्या है हमारा यदि हम लोग जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े थे उसमें क्या था फ्लूइड में कि हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आप पढ़े होंगे प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स लॉ। और उसमें क्या था कि अगर फ्लूइड के अंदर कोई पार्टिकल्स है तो उस पार्टिकल पे हमारा क्या होता है फोर्स जो लगता है इक्वली लगता है, इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। यदि सिग्मा एच इधर लग रहा है तो सिग्मा एच ऊपर भी लगेगा, इधर भी और इधर भी। ऑल डायरेक्शन में हमारा इक्वल्स फोर्स लगता है। ठीक, प्रेशर लगता है। और तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट इक्वली इन द ऑल डायरेक्शन एट एनी पॉइंट बिलो द सरफेस। ओके, और कहता है लेटरल प्रेशर इक्वल टू होता है हमारा वर्टिकल प्रेशर। ठीक, वेयर एज इन केस ऑफ सॉइल विच द पोसेस एंड द शेयरिंग स्ट्रेंथ। और कहता है या लेटरल प्रेशर इन नॉट इक्वल टू द वर्टिकल प्रेशर। Lateral pressure in a soil depends upon the movement of the structure with the reference to all the backfill and related to the मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल प्रेशर। हमारा क्या बोल रहा है कि जो विच वेयर एज केस ऑफ द सॉइल के केस में हमारा शेयरिंग स्ट्रेंथ हमारा होता है, प्रोसेस मतलब शेयरिंग स्ट्रेंथ होता है लेटरल प्रेशर नॉट इज इक्वल टू वर्टिकल प्रेशर। यानी हम जो हमारा लेटरल प्रेशर है ये लेटरल प्रेशर वर्टिकल प्रेशर के इक्वल नहीं होता है इन केस ऑफ सॉइल। जब हम लोग सॉइल देखेंगे। ठीक, कहता है लेटरल प्रेशर इन ए सॉइल डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर विथ रेफरेंस टू द बैकफिल एंड रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल प्रेशर। इसमें हमारा बोला है कि लेटरल प्रेशर जो है लेटरल प्रेशर सॉइल का किस पे डिपेंड कर रहा है, मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर यदि मूव कर रहा है तो उसके लिए लेटरल प्रेशर का जो हमारा है डिफरेंट वैल्यू होगा। ठीक, और हमारा जो होता है फिर कहता है कि प्रेशर बैकफिल और उसके पास में जो हमारा है कि को भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो डैम बनाते हैं, रिजर्वायर, ये सब जो भी हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब साइड से आप कुछ फिल किए हुए हैं तो उस पर डिपेंड करता है हमारा, किस पे डिपेंड करता है लेटरल प्रेशर किस पे, उसके बगल में जो कौन सा सॉइल फिल है, कैसा है, किस टाइप का है, वो सब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो सिग्मा एच इक्वल टू के इंटू सिग्मा भी। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बात में कर रहे थे हम लोग, तो क्या था ऑल डायरेक्शन में सिग्मा एच इक्वल टू सिग्मा भी था वहाँ, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ हमारा क्या है सिग्मा एच नॉट इक्वल टू सिग्मा भी। ठीक, तो सिग्मा एच जो हमारा हो गया लेटरल अर्थ प्रेशर, सिग्मा एच हमारा लेटरल अर्थ प्रेशर, सिग्मा भी हमारा वर्टिकल अर्थ प्रेशर है, के क्या है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर है इन ओके। सिग्मा एच क्या है के इंटू सिग्मा भी। और एक्चुअली प्रैक्टिस में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द लेटरल प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द लेटरल स्ट्रेन कंडीशन। ठीक, लेटरल स्ट्रेन कंडीशन एंड प्रॉपर्टी है। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल ड्रेनेज कंडीशन, और सॉइल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है और ड्रेनेज कंडीशन पे डिपेंड करता है एक्चुअली में। ठीक, और हम देखते हैं रिटेनिंग स्ट्रक्चर। फिर आप पूछेंगे कि सर रिटेनिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप बोले कि रिटेनिंग जो हमारा वॉल्स होता है, जो बैकफिल होता है, वो सब। तो रिटेनिंग स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, ये स्ट्रक्चर विच आर यूज टू होल्ड द बैक या रिटेन ए सॉइल मास आर कॉल्ड द रिटेनिंग स्ट्रक्चर। क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर जो कि होल्ड करता हो बैक, नो टू होल्ड द बैक। यानी कि कोई भी ये स्ट्रक्चर मान ले, यहाँ पे आप मान लीजिए सिंपली एक स्ट्रक्चर है, इसको होल्ड करके रखा है ना, इधर से इसको मूवमेंट नहीं होने दे रहा है। तो इस तरफ से क्या है सॉइल है, ये सब सॉइल है, ये सब क्या है हमारा सॉइल है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर को यहाँ से क्या किया है होल्ड करके रखा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं रिटेनिंग स्ट्रक्चर। ठीक,
रिटेनिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और कहते हैं स्ट्रक्चर्स आर प्रोवाइडेड इन ए लोकेशन वेयर स्पेस इज लिमिटेड एंड स्लोप ऑफ सरफेस इज मोर देन द स्लोप। क्या करते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ सरफेस इज मोर देन द सेफ स्लोप। सेफ स्लोप है, सेफ स्लोप से हम लोग उससे ज़्यादा रखते हैं स्लोप को, ठीक। जो हमारा सेफ है उससे ज़्यादा रखेंगे, नहीं तो उससे कम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समझ ही रहे हैं क्या हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि टाइपिकल रिटेनिंग स्ट्रक्चर आज फॉलो, हम लोग का किस तरह का रिटेनिंग वॉल्स वगैरह होता है उसके बारे में। तो फर्स्ट वन इज है रिटेनिंग वॉल्स, एंड सेकंड इज द सीट पैल्स, एंड थर्ड इज ब्लेसिंग इट कट्स, एंड फोर्थ इज एबुडेंट एबूटमेंट ऑफ ब्रिज। अब देख लेते हैं सबका डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स है। तो फर्स्ट वन इस क्या था रिटेनिंग वॉल में, और ये एक तरह से क्या होता है, फिर रिजिड वॉल्स होता है और रेनफोर्स, अब ठीक ये हो गया। उसके बाद जब हम लोग बनाते हैं रिजिड वॉल, इसमें किसी प्रकार कोई रेनफोर्समेंट नहीं होता है, बस कंक्रीट से होता है। और रेनफोर्स रेंसफोर्स रिजिड वाल्स में क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर रेनफोर्समेंट डाले होते हैं, ठीक। ओके, फिर और आता है हमारा कैंटिलीवर टाइप का। आता है कैंटिलीवर टाइप का, ये देख लीजिए, ये कैंटिलीवर टाइप का है ना, यहाँ से देखिए ये क्या है, ये बाहर निकला हुआ है, ठीक। और इधर ये रेंसफोर्समेंट है, ये रेंसफोर्समेंट इधर से कैंटिलीवर टाइप का है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ग्रेविटी टाइप रिटेनिंग वॉल्स। ये सब किस में आते हैं, ग्रेविटी टाइप रिटेनिंग वॉल्स। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो हमारा क्या है इधर, ठीक। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे, ओके। अब देख लिए ये कैंटिलीवर सीट सीट पाइलिंग से क्या है, सीट पिलिंग, ठीक। और अनचोरेड सीट पिलिंग, ठीक। अब देख लीजिए ये स्ट्रक्चर किस टाइप का है। यहाँ पे ये वाटर फील है, इधर इधर भी जो भी पार्ट है ये वाटर है, और इधर हमारा एक शॉर्ट सॉलिड स्ट्रक्चर है जो सीट पैल से ये, और यहाँ से क्या है, ब्रिज लाइन है, ये लाइन है जो कि नीचे अब सॉलिड है। ये क्या है, मिट्टी रखी आप सॉइल्स रखिए या जो भी है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, इधर भी सॉलिड स्ट्रक्चर है, और इधर सॉइल्स है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक। और इधर हमारा क्या है, वाटर से, ये वाटर का लेवल है, ठीक। और उसके बाद कहते हैं सीट पैल्स एंड ड्रेड लाइन्स, ठीक। ड्रेड लाइन है और ये सीट पैल्स है। और सीट पैल आप पहले पढ़े होंगे, वो कौन से चैप्टर में था पहले जो हम पढ़ाए थे, बैक लेक्चर में होगा, देख लीजिएगा वो। और फिर कहते हैं एंचोरेज रॉड, यहाँ पे दिया हुआ रहता है एंचोरेज रॉड, और ये है डेड मैन, ठीक। ये है ऊपर में सॉइल्स, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ हमारा क्या है कि वाले है, शर्ट है, ये एक फिगर है लेटरल ब्लेसिंग का। आप लोग ब्लेसिंग पढ़े होंगे इसमें, स्टील स्ट्रक्चर में जो ट्रस वगैरह का बीच बीच में देते हैं ब्लेस ब्लेसिंग रॉड्स, ठीक। यहाँ से ये सीट पैल्स है, ये सोल्जर बीम है, ठीक। ये क्लियर है लेटरल। और उसके बाद ये देख लीजिए हमारा ब्रिज है, एक ब्रिज का फिगर है, ठीक। और उसके बाद एबुटमेंट है जो कॉलम होता है ना, और इधर रिवर है। और ये ब्रिज का जो सबसे फर्स्ट वाला कॉलम मान लीजिए, जहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है सॉइल, या हाँ सॉइल स्टार्ट हो जाता है, इधर वाटर और इधर सॉइल, तो वहाँ पे है एबुटमेंट ऑफ ब्रिज, ठीक। एक तरह से कॉमन कॉलम मानिए जो कि इधर से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रिज है, और ठीक, और हमारा है इधर, ठीक। अब क्या है, टाइप ऑफ रिटेनिंग वाल्स। अब कितने टाइप के रिटेनिंग वाल्स होते हैं, तो उसमें हमारा है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिटेनिंग वाल्स, जो कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फोर डिफरेंट टाइप में कौन कौन से टाइप है हमारा, ग्रेविटी रिटेनिंग वाल्स है, सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वाल्स है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल्स है, और काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वाल्स है। तो आपका अब
अब पूछेंगे सर रिटेनिंग ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स क्या होते हैं। तो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स में हम लोग कहते हैं उसको जो कि दीज वॉल्स डिपेंड्स अपॉन द दीज वॉल्स डिपेंड्स अपॉन द फॉर द स्टेबिलिटी वेट ऑफ स्टेबिलिटी। किसके लिए? दीज वॉल्स डिपेंड्स अपॉन देयर वेट ऑफ स्टेबिलिटी। वो अपने ग्रेविटी वाल्स अपने वेट के कारण स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर द स्टेबिलिटी वेट के कारण देयर वेट ठीक डिपेंड करता है। और दीज द walls are usually constructed for the plants कंक्रीट या मिशनरी। हम लोग ये सब रिटेनिंग ग्रेविटी रिटेनिंग वाल्स होते हैं उसको हम लोग कैसे बनाते हैं? उसको बनाते हैं प्लेन कंक्रीट से। जो कंक्रीट आप लोग बस इधर जो देखते हैं कंक्रीट एग्रीगेट और सीमेंट एंड वाटर का जो मिक्सिंग करते हैं वो मिशनरी वाल का बनाते हैं। ठीक, सच वाल्स आर द नॉट इकोनॉमिकल फॉर द लार्ज हाइट। अब बहुत बड़ा बनाना है लार्ज हाइट के लिए तो आप बहुत इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा लगेगा वहाँ पे मास, जैसे कि कंक्रीट एग्रीगेट सैंड सीमेंट ये सब लार्ज अमाउंट में लगा तो फॉर ये इकोनॉमिकल हो जाता है फॉर द लार्ज हाइट्स के लिए। और कहता है सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वाल्स। अब सेमी लग गया तो सेमी मतलब समझ ही रहे हैं हाफ होगा कुछ ना कुछ। तो सेमी रिटेनिंग वॉल्स क्या हो जाते हैं हमारे? द साइज ऑफ द सेक्शन ऑफ ए ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स मे बी रिड्यूस इफ द स्मॉल अमाउंट reimbursement इज प्रोवाइडेड नियर द बैक फेस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टील क्या करता है? स्टील है जो हमारा कंक्रीट के क्वांटिटी को कम कर देता है और स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो इसीलिए हम लोग कुछ स्टील प्रोवाइड कर दिए और कुछ कंक्रीट प्रोवाइड कर दिए। तो सेमी ग्रेविटी वॉल हो गया ये हमारा। सच वॉल्स नॉन एज द सेमी ग्रेविटी वॉल्स। इसमें क्या किए हैं? स्मॉल अमाउंट में रेनफोर्समेंट मिला दिए हैं। ठीक, और उसके बाद कहता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स में क्या है कि कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स आर द मेड ऑफ द रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? लार्ज अमाउंट में हम लोग स्टील को यूज करते हैं। लार्ज अमाउंट में हम लोग स्टील को यूज करते हैं और इसमें ठीक walls consist of the thin theme on the base slab and the monolithically, and this type of the found to be the economical up to the height 6 to 8 मीटर। 6 to 8 मीटर के लिए हमारा हाइट क्या हो जाता है? ये रिटेनिंग वाल हमारा हो जाता है इकोनॉमिकल हो जाता है 6 to 8 आवर 8 मीटर्स के लिए। अब कहता है काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल्स एंड द काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल्स में हमारा होता है द वॉल्स हैविंग द वर्टिकल स्लैब नोन एज द काउंटर। इसमें क्या एक वर्टिकल स्लैब बनाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक वर्टिकल स्लैब बनाते हैं। ये हमारा रिटेनिंग वॉल का स्ट्रक्चर था ये वाला, ये जो आप देखे थे रिटेनिंग का था। और उसके बाद और फिर कहता है काउंटर फोर्ट बता देते। इसमें क्या एक वर्टिकल स्लैब बनाते हैं जो कि काउंटर फोर्ट कहलाता है। और उसके बाद स्पेस्ड एंड क्रॉस द वर्टिकल स्टेप एट द रेगुलर इंटरवल एंड द काउंटर फोर्ट टाई द वर्टिकल stems with the base slab, and thus the vertical step of the slab and between the counterfort, and the purpose of the providing the counterfort to reduce the shear force and bending moment and it the vertical stem and the base slab। क्या बोल रहा है? इस जब हम लोग काउंटर फोर्ट कब यूज करते हैं? जब हम लोग को बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स को रिड्यूस करते हैं इसके द्वारा। और काउंटर फोर द रिटेनिंग वॉल्स एंड द इकोनॉमिकल फॉर द हाइट 6 to 8 मीटर। इट इज ऑल्सो फॉर द 6 to 8 मीटर्स। ओके, एंड नाउ इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप सब पॉइंट को नोट करते जाइएगा। अब कहता है दीज द सॉइल्स मास रिटेन बाय दीज अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेफर टू द बैकफिल एंड द पोर्शन ऑफ बैकफिल विच एबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस और द टॉप of the top elevation of the wall is the term as the surcharge and surcharge term as उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरचार्ज बोलते हैं। कब सरचार्ज बोलेंगे? above the horizontal surface और the top elevation उसको हम लोग सरचार्ज बोलते हैं। where as the angle made with the horizontal and there as the surcharge angle।
ये सरचार्ज है, और ये हॉरिजेंटल से जो हमारा एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरचार्ज एंगल बोलते हैं। क्लियर है। और फिर हमारा है क्या, ये फिगर है। और फिर जो ये हमारा एक हॉरिजेंटल लेवल है, यहाँ से अगर कुछ स्ट्रक्चर ऊपर आता है तो इसी को हम लोग सरचार्ज बोलते हैं, जो कि ये एंगल है, और बीटा क्या है, सरचार्ज एंगल। यहाँ तक क्लियर है। बैकफिल है, और इधर वाटर है, ये एक एबुटमेंट बना हुआ है, ठीक। इधर बैकफिल है, ये सॉइल से फिल होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट, अब सॉइल रेस्ट में है तो अर्थ का एक प्रेशर लगता है, ठीक, उसको कहते हैं, इसका दो पार्ट होगा, ठीक, देख लीजिए, ठीक। और यहाँ से हमारा क्या पढ़ना है, अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट क्या कहता है, व्हेन द वॉल इज रिजिड एंड अनयील्डिंग। क्या है हमारा वॉल, क्या है, एक रिजिड वॉल है और अनयील्डिंग है। द सॉइल मास इज in the state of rest and there is no deformation and the displacement, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो अर्थ प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग दिस स्टेट इज कॉल्ड द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। हमारा सॉइल मास है, क्या है, सॉइल मास हमारा रेस्ट में है, किसी प्रकार का सेटलमेंट नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो इस अर्थ प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्टेट को करते हैं द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ठीक। आप एक नोट्स बनाते जाइए मेरा, ठीक, और इससे आप जो भी हम बता रहे हैं इसका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सॉइल का ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेक्चर दे सकूँ, और ठीक, इसका आप नोट्स बनाते जाइएगा। बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाइए, एक अच्छा नोट्स आपका बन जाएगा, जो कि और कोई किताब का ज़रूरत और डिटेल में जानना है तो आप किताब पढ़िए, और नहीं तो एक अच्छा नोट्स बन जाएगा, जो कि आप देख ही रहे हैं किसका है, ठीक। और कहते हैं एजॉप्शन में क्या है, सॉइल मास इज होमोजीनियस, इलास्टिक, आइसोट्रॉपिक एंड सेमी इनफाइनाइट। क्या है हमारा, हम लोग सॉइल को क्या मान के चल रहे हैं, हम लोग लेट सपोज किए हैं कि सॉइल मास इज होमोजीनियस, सॉइल मास इज elastic, isotropic and semi-infinite, okay, and Poisson's ratio is constant. We are suppose the Poisson's ratio are constant and the theory of elasticity is valid. These 3 points are our assumptions. First one is the homogeneous, elastic, isotropic and semi-infinite, and second point is the Poisson's ratio is constant, and third point is the elasticity, theory of elasticity हमारा valid है। And consider the soil mass at a depth z as shown in the figure, and please concentrate on this figure, and this is a horizontal level of ground, and we are supposing the this is a soil particles in the ground at the depth z, और ये height h है अभी, and in the lateral side सिग्मा एच स्ट्रेस लग रहा है, एंड सिग्मा एच, एंड द वर्टिकल साइड हमारा क्या है, और सिग्मा भी, एक स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा भी, और इधर से सिग्मा एच, ओके। और चलते हैं नेक्स्ट पेज में हमारा क्या कह रहा है, ठीक। नेक्स्ट पेज में है कि, और यहाँ से हमारा कहता है कि इफ for the rest condition in case of rest condition the lateral strain is 0, कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, no any movement, so how, okay, lateral strain is 0, और तो सिग्मा एच हमारा क्या हो जाएगा 0। तो यदि स्ट्रेन 0 है तो ये हमारा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला यही होता है ना, ठीक। ये स्ट्रेन है सिग्मा एच बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एच बाई ई माइनस म्यू बाई सिग्मा भी बाई ई, ठीक है। और उसके बाद हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि ये इसको 0 कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा एच, ये सबको जितने भी माइनस वाले पार्ट्स हैं, माइनस वाले पार्ट्स को हम लोग इधर किया और सिग्मा एच को इधर रखा, ठीक, ओके। तो यहाँ से म्यू कॉमन हो गया, तो म्यू को कॉमन कर लिए, यहाँ से सिग्मा एच भी आप कॉमन कर सकते हैं, सिग्मा एच कॉमन कर लिए और म्यू, ठीक, एक साइड, तो सिग्मा एच 1 माइनस म्यू हो गया, यहाँ से 1 माइनस म्यू सिग्मा एच बाई ई कॉमन हो गया, तो यहाँ से फिर ई कैंसिल हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जो हमारा कैंसिल हो गया, और क्या बचा, म्यू बाई 1 माइनस म्यू, क्या हो गया, सिग्मा एच इक्वल टू म्यू बाई 1 माइनस म्यू, यानी पॉइजन्स रेशियो बाई 1 माइनस पॉइजन्स रेशियो।
एंड इनटू वर्टिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सी भी इक्वल टू क्या हो गया, सी भी का फार्मूला जो वर्टिकल स्ट्रेस एट द पॉइंट जेड, हम लोग ने इफेक्टिव स्ट्रेस में परमेबिलिटी वाला चैप्टर में पढ़े थे कि अगर किसी डेप्थ पे, यदि किसी डेप्थ यहाँ से अगर ये है किसी डेप्थ पे हम लोग को इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सिग्मा वी टू गामा इंटू जेड, ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस होता है और वो यूनिट वेट होता है, ओके। फिर कहता है ऑन द कंपेरिजन विद द स्टैंडर्ड लेटरल अर्थ प्रेशर इक्वेशन वी गेट। तो हम लोगों ने पहले ही आपको बताया कि सिग्मा एच, क्या चीज, सिग्मा एच बराबर क्या बताए थे, सिग्मा एच फर्स्ट लाइन जब शुरू किए थे हम लोग इंट्रोडक्शन, सिग्मा एच इक्वल टू के इंटू क्या बोले थे, सिग्मा भी, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हम लोग निकाले हैं सिग्मा एच इक्वल टू म्यू बाई 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा भी। तो हमारा ये किसका वैल्यू आ रहा है, के का वैल्यू आ रहा है ना, के का वैल्यू हमारा क्या आ गया, के का वैल्यू आ गया म्यू बाई 1 माइनस म्यू, वही तो है हमारे यहाँ पे, ओके। यहाँ से के नोट म्यू बाई 1 माइनस म्यू, के नोट क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, के नोट को हम लोग क्या बोल दिए, के नोट को हम लोग बोल दिए हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर है, ओके। फिर म्यू तो जानते ही आप पॉइजन्स रेशियो है, द लेटरल अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट क्या हो गया, सिग्मा एच इक्वल टू के नोट इंटू भी, और क्या सिग्मा भी को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा इंटू जेड। यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। फिर कहता है रियल प्रैक्टिस द सॉइल डू नॉट हैव द वेल डिफाइंड पॉइजन्स रेशियो वैल्यू। अब हम लोग जानते हैं कि यदि रियल में देखा जाए तो हमारा पॉइजन्स रेशियो सॉइल का कांस्टेंट नहीं होता है, नोट हैव द वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड करने का मतलब कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक, चेंज होते रहता है एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ द। तो यहाँ से अब ये पॉइंट आप देख लीजिए अच्छा से, क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ के नोट, के नोट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है, डेंस सैंड का जब बात करेंगे हम लोग डेंस सैंड का, तो उसका के नोट का वैल्यू होता है म्यू बाई 1 माइनस म्यू, इसका होता है 0.4 से 0.45 तक वेरी करता है डेंस सैंड के लिए। अगर लूज सैंड के लिए बात करें तो 0.45 माइनस, सॉरी माइनस बोला सॉरी, 0.45 टू 0.5 तक वेरी करता है। और उसके बाद लूज सैंड के लिए बात करें हम लोग तो 0.45 से, हाँ लूज सैंड के लिए 0.45 से 0.5 तक। एन सी क्या होता है, नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले के लिए हमारा होता है 0.5 टू 0.6, और कंसोलिडेट के लिए ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए हमारा होता है 1 to 4, वेरी हाई वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स, ओके 1 to 4, यहाँ तक क्लियर है हमारा। फिर कहते हैं और इन द प्रैक्टिस अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, तो दीज आर द फाउंड, और उसके बाद कहते हैं यूजिंग द फ्लोइंग क्वेश्चन, कुछ इक्वेशंस है जो हम लोग के नोट का वैल्यू का, यहाँ से आपने बोला कि के नोट का वैल्यू म्यू के द्वारा निकाल सकते हैं, यदि आपको म्यू पता है तो आपको जो पॉइजन्स रेशियो पता है तो वहाँ से आप के नोट का वैल्यू निकाल लेंगे। के नोट का वैल्यू क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। यदि आपको ये नहीं पता है तो आप क्या करेंगे इसके लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि फॉर द सैंड एंड नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले, नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले और सैंड के लिए फार्मूला अप्लीकेबल है 1 के नोट इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव, और नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले के लिए के नोट का जो हमारा वैल्यू होता है 0.192 टू 0.233 लॉग आईपी। आईपी क्या है हमारा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको अल्बर्ट जब पढ़ाए थे वहाँ पे सॉलिड गैस, सेमी सॉलिड, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड इंडेक्स फर्स्ट चैप्टर में, वहाँ पे आईपी के बारे में बताए थे। आईपी क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी लिमिट, ठीक। और उसके बाद हमारा क्या है, ओवर कंसोलिडेटेड के लिए हमारा के नोट का वैल्यू होता है जो हमारा यहाँ से जो निकाल चुके हैं आप, नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले के लिए के नोट इनटू रूट अंडर ओसीआर। ओसीआर का वैल्यू क्या होता है हमारा यहाँ पे, ओसीआर ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो। अब हम लोग ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो कैसे निकालेंगे, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो, तो ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो भी आपको हम पढ़ा चुके हैं कंप्रेसर और कंसोलिडेशन चैप्टर में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर अब क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ द अर्थ प्रेशर रेस्ट एट द रिजिड वाल एंड द सिस्टम बेस्ड ऑन द रिटेनिंग वाल्स ऑफ द सिस्टम। प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करते हैं, अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट रिजिड वाल अर्थ प्रेशर पे, ठीक, बेसमेंट। अब हमारा है
और इस चैप्टर में मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट कवर कर सकूँ, इसीलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और देखिए, शायद आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। आई होप एक बार मेरे पढ़ाने के बाद आप खुद से पढ़िएगा, उससे क्या होगा कि आपका चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये हम लोग एक साथ थ्योरी कर ले रहे हैं और साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द लेटरल थ्रस्ट ड्यू टू द रिटेनिंग बैकफिल। हम लोग लेटरल थ्रस्ट को अब निकालेंगे ड्यू टू द रिटेनिंग बैकफिल। और यहाँ पे कुछ इसका केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, ये सब केस है, उसके बारे में हम लोग निकालेंगे। और ये हमारा क्या है, एक ये फिगर पहले आप समझ लीजिए, ये फिगर हमारा क्या कह रहा है, ये इधर वाटर है, ये वाटर है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये सॉइल मास है, ठीक, और इधर से एक रिटेनिंग इसका लेटरल अर्थ प्रेशर का ये हमारा डायग्राम है। जैसे जैसे वाटर में आप जानते हैं कि ऊपर में प्रेशर कम लगाता है, जैसे जैसे नीचे बढ़ता है, हाँ, नीचे 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 आप जैसे जैसे बढ़ेंगे उससे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक, क्योंकि डेप्थ वैरी कर रहा है ना। यहाँ पे क्या होता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, जब जेड का वैल्यू 0 है, जब हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। एच का वैल्यू हमारा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो एच का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू हमारा 0 है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रेशर 0 है। और जैसे जैसे नीचे हम आ रहे हैं उस तरह क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्लियर है आपको। ठीक, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लेटरल अर्थ प्रेशर वेरिएशन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन 1 द लीनियर विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ जेड। ओके, एट द पॉइंट ए, और पॉइंट ए पे जेड का वैल्यू 0 है तो प्रेशर हमारा 0 है। यदि पॉइंट बी कोई बी पॉइंट हम लोग सेलेक्ट किए हैं जिसका डेप्थ जेड है, या ये पॉइंट बी है जो जेड इक्वल टू एच माने हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रो जी एच। रो जी एच का भी यूज होता है, रो जी एच होता है हमारा, रो जी एच हमारा वाटर में होता है जो अभी हमने आपको बताया, रोजी एच। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं सॉइल का, तो सॉइल में हमारा क्या होता है, के नोट, जो अभी क्या बताए थे, के नोट का वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, तो कॉफिशिएंट ऑफ प्रेशर आउट इंटू गामा इंटू जेड, यही था ना, ये दिखाई दिया। ठीक, के नोट गामा इंटू जेड, जेड का वैल्यू हमारा एच हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पी का वैल्यू, अब कंसीडरिंग द यूनिट लेंथ ऑफ द विड्थ, तो टोटल अर्थ प्रेशर, अब यहाँ से टोटल अर्थ प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, चलिए अब यहाँ से टोटल अर्थ प्रेशर, ठीक, तो P इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, P एक स्मॉल है, टोटल P डी ए। ओके, यहाँ से 0 से एच, ये पॉइंट 0 है, यहाँ एच है, और पी का वैल्यू के जी एच है। ये स्मॉल पी है, ये कैपिटल पी है, ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल पी और कैपिटल पी, तो के गामा यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, और जो पार्टिकल रहेगा उसका, सॉलिड है तो सॉलिड का रहेगा वेट। ठीक, और उसके बाद पी डी ए प्रेशर है, और के, तो पी की जगह पुट कीजिए के गामा एच इंटू डी ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब जेड और यूनिट लेंथ माने हैं तो सिग्मा जेड इंटू हो गया, और उसके बाद तो यहाँ पे वैल्यू पी, स्मॉल पी का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिए। ठीक, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा, इंटीग्रेशन कर लीजिए, एकदम सिंपल रिजल्ट आ रहा है। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो गया, तो कैपिटल पी इक्वल हो गया 1/2 इंटू के इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या है, 1/2 के गामा इंटू एच स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, तो टोटल अर्थ प्रेशर कैन फाउंड डायरेक्टली बाय द कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द लेटरल अर्थ प्रेशर डायग्राम। आपको ये इंटीग्रेशन मेथड से बताया आपको। अब दूसरा मेथड ये भी है कि डायरेक्ट आप इसका एरिया निकालिए, जो हमारा प्रेशर का जो डायग्राम था,
जो हमारा प्रेशर का जो डायग्राम है, जैसे ये डायग्राम है ना, इसका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू विड्थ, हाइट इंटू विड्थ, हाफ इंटू हाइट इंटू विड्थ बेस। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, हाफ हो गया, और ये हमारा क्या है, ये स्ट्रेस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और ये हाइट एच आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया 1/2 के गामा एच स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और एक बात और, अब फोर्स प्रेशर लगेगा कहाँ, किस पॉइंट पे लगेगा, तो आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, एक ट्रायंगल के केस में बॉटम से h/3 पे होता है, अगर टॉप से बात करें तो 2h/3 पे होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। The total force act as the height h/3 from the bottom या बेस बोलिए। ठीक है, और केस 2, अब केस 1 था हमारा, केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 हमारा है फॉर द सॉइल क्या है, अब सबमर्ज बैकफिल है, क्या है हमारा, सॉइल सबमर्ज है। ठीक, तो कहता है नेट प्रेशर इन द सबमर्ज बैकफिल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द लेटरल अर्थ प्रेशर ड्यू टू द सबमर्ज सॉइल, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू द पोर वाटर प्रेशर। अब हमारा इसमें ऐड हो गया है पोर वाटर प्रेशर। अब इससे पहले वाला में पोर वाटर प्रेशर नहीं था, क्योंकि सबमर्ज का केस नहीं था। और ठीक, तो यहाँ से पी, तो पी क्या हो गया हमारा, लेटरल अर्थ प्रेशर ड्यू टू द सबमर्ज सॉइल। तो सबमर्ज सॉइल में गामा हमारा क्या होता है, सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, यही ना। ठीक, और उसके बाद के इंटू कॉफिशियंट ऑफ अर्थ प्रेशर है, और जेड। ठीक, और यहाँ से क्या है, एंड पी डब्ल्यू क्या है, प्रेशर ड्यू टू द वाटर के कारण, तो पोर वाटर प्रेशर हमारा हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू द पोर वाटर। ठीक, ये हो गया, और इसमें अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो गया। ठीक, जैसे इससे हम नीचे बढ़ रहे हैं तो इसके कारण भी तो स्ट्रेस बढ़ेगा ना। ठीक, अगर यदि आप इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द टॉप ऑफ दिस सरफेस, यानी मीन्स जेड इजकल टू जीरो, the p1 equal to 0 and p2 equal to also 0 at this point, and now and at the point b, if you talking about the point b, this is the point b and b point and the depth z, the z is equal to at z, and the p1 is equal to gamma into gamma dash k into gamma dash into z, and हमारा यहाँ क्या हो गया, जे p2 द पोर वाटर प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक क्या हो गया, गामा इंटू जेड डिस्टेंस पे। ठीक है, और यहाँ तो टोटल अर्थ प्रेशर पी दोनों के कारण हुआ, ऐड कर दीजिए यहाँ पे। क्लियर है ये, तो टोटल थ्रस्ट एक्ट एट द हाइट ऑफ h/3 फ्रॉम द बेस। बस सेम हाइट क्या हो गया, यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर के कारण क्या होगा, ये हमारा स्ट्रेस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अब हमारा क्या है, रिमेंबर दिस पॉइंट, नोट कीजिएगा। कहता है नेवर कैलकुलेट द टोटल थ्रस्ट ड्यू टू द सबमर्ज बैकफिल एज फॉलोज। ठीक, इस तरह से हम लोग कभी भी नहीं निकालते हैं, P इक्वल टू पी प्लस गामा डब्ल्यू। ठीक, और बी इसका रीजन बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे गामा सेचुरेटेड क्या हो गया, गामा प्लस सबमर्ज यूनिट वेट प्लस डब्ल्यू, तो पी कैपिटल क्या हो जाएगा यहाँ से, ओके, और पी इजिकल टू गामा प्लस सबमर्ज यूनिट वेट प्लस डब्ल्यू, प्लस फिर ये, तो ये क्या हो गया, तो हाफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर दो बार हो जाएगा इसमें, देख लीजिएगा आप। ठीक, क्या हो गया, ये इतना और प्लस इतना, ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमारा, इस पॉइंट से नहीं निकालेंगे कभी भी, क्योंकि आप कहेंगे कि सर सबमर्ज है तो आप गामा सेचुरेटेड ले लीजिए। नहीं, गामा सेचुरेटेड हम लोग नहीं लेंगे, गामा सेचुरेटेड में हम लोग का दोनों आ जाता है, एक पोर वाटर प्रेशर का भी और सबमर्ज का भी। ठीक, तो इसीलिए ये वैल्यू हम लोग लेकर नहीं चलेंगे, ऐसा कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हाफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर दो बार आ चुका है, आप देख लीजिए इससे। फिर कहता है इफ इन above the relation half gamma cannot coefficient of lateral earth pressure or gamma into z square indicate the water flows earth pressure theory along with the hydrostatic
विच इज़ नॉट ट्रू, क्या है जो कि हमारा सही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमारा कुछ क्वेश्चंस है जो कि अभी हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है यहाँ से, ठीक, क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है ए 15 मीटर हाई रिजिड रिटेनिंग वॉल विद द स्मूथ वर्टिकल जैक। हमारा क्या है, स्मूथ वर्टिकल जैक है, रिटेन ए मास most cohesionless sand with the horizontal surface and the flowing properties। अब जो हमारा है उस पर कुछ उसका प्रॉपर्टीज भी दे दिया है। अब देखिए 532 क्यों दिया है, 5 से हम लोग क्या करेंगे, के नोट का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। और क्या है, गामा 16 हो गया। तो कंप्यूट द टोटल लेटरल अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट एंड इट्स लोकेशन। लोकेशन कहने के बाद जो H/3 लग रहा था हमारा, तो ऊपर से कि कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा, मतलब कि कितना हाइट पे लगेगा वो बताना है। और टोटल लेटरल अर्थ प्रेशर, तो चलिए हम लोग कल सेकेंड क्या रखा था, इफ़ सब्सिक्वेंटली द वाटर टेबल राइज टू द ग्राउंड सरफेस डिटरमाइन टू इंक्रीज इन द प्रेशर एट द रेस्ट के नोट इज इक्वल टू, के का वैल्यू क्या लेना है 0.45, ठीक। यहाँ से तो टोटल अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट, टोटल अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट का क्या फॉर्मूला हम लोग देखा था कि के इज इक्वल टू, इसको बनाना क्या है तो बना ही हुआ है ऑलरेडी, तो पी नोट इज इक्वल टू 1/2 के नोट गामा एच स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/2 के नोट का वैल्यू हमारा दिया हुआ है ना यहाँ पे 0.45 इंटू 16 इंटू एच का वैल्यू कितना हाइट पे बोला है यहाँ से देखिए तो 15 मीटर हाइट है रिजिट वाल का था, यहाँ एच का वैल्यू 15 हो गया, 15 करेंगे तो क्या होता है 225, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 810 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है यहाँ तक। तो टोटल अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट निकल गया। उसके बाद टोटल अर्थ प्रेशर एक्ट एज कितना पे एक्ट करेगा, तो H/3 फार्मूला होता है, H का वैल्यू हमारा 15 मीटर है, तो 15/3 यानी 5 मीटर फ्रॉम द बेस, ठीक। और कहता है व्हेन द वाटर टेबल राइज टू द ग्राउंड सरफेस एंड द सॉइल बिकेम द सबमर्ज नाउ द टोटल अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू। अब हमारा हो गया है कि पहले वाटर टेबल का कोई चर्चा नहीं था, क्वेश्चन में वाटर टेबल के बारे में कुछ नहीं बोला, अब हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि वाटर टेबल क्या है ग्राउंड लेवल पे आ गया है। वाटर टेबल जो हमारा होता है ये कहाँ पे आ गया है, ग्राउंड लेवल पे, यहाँ तक आ गया। मान लीजिए पहले नीचे होगा, पता नहीं हम लोग को, लेकिन अब इस क्वेश्चन में इसको कंसीडर करना है, यानी वाटर टेबल यहाँ पे है, इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका मतलब है कि ये फिल है वाटर से, ये हमारा है, इसमें सॉइल्स भी हैं एंड वाटर से दोनों है, तो यहाँ क्या है हमारा ये फिल है यहाँ ना। तो यहाँ जब हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस के जब बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस का बात करेंगे, तो यहाँ पे तो गामा जेड लेना पड़ेगा ना, गामा डैश, तो 1/2 इंटू गामा जेड इंटू के इंटू एच स्क्वायर, ये फार्मूला था ना, ठीक। तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हेन द वाटर टेबल राइजेस द ग्राउंड, तो पी नोट इक्वल टू पी इंटू पी प्लस वाटर, पोर वाटर प्रेशर को भी हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा, तो 1/2 के नोट और गामा डैश एच स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू गामा वाटर टेबल गामा यूनिट बेट और एच स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपको पहले ही बता चुके हैं, और इसका वैल्यू पुट कर दे के नोट का जो वैल्यू है, और क्या है के नोट का वैल्यू इतना, और उसके बाद कहते हैं 0.45 इंटू, और यहाँ पे क्या है गामा क्या दिया हुआ है, गामा का वैल्यू 16 दिया हुआ है, तो इसमें से हम लोग को माइनस कर लेंगे वाटर ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट बोल तो गामा यूनिट वेट कहती, तो वहाँ से यूनिट वेट वाटर का, और तो वहाँ से क्या होता है 9.8 मानते हैं, तो माइनस कर देंगे तो ये क्या बन गया सबमर्ज यूनिट वेट, और यहाँ से क्लियर है, तो यहाँ कितना आया 1315.125 किलो न्यूटन, ठीक मीटर। यहाँ तक बन गया। इंक्रीज इन द अर्थ प्रेशर, तो पहले कितना था 810, और नाउ हो गया, नाउ इट इंक्रीज टू 1315.125,
फिर माइनस कर देंगे इसमें से उसको माइनस कर देते हैं, हमारा इंक्रीज कितना, हाउ मच अमाउंट इंक्रीज इन द अर्थ प्रेशर मिल जाएगा हमारा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। फिर हमारा कह रहा है कि अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ए कोहेशन लेस सॉइल विद द वाइड रेशियो ऑफ इज इक्वल टू 0.6 हमारा कितना दे, ई वाइड रेशियो क्या दे 0.6। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सॉइल सॉलिड्स जी इक्वल टू क्या दे दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 इज एट द साइट वेयर द वाटर टेबल इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ 2 मीटर। अब क्या कर रहा है कि 2 मीटर पे हमारा वाटर टेबल है। ओके, वाटर टेबल हमारा कहाँ है, वाटर टेबल 2 मीटर पे है। फिर उसके बाद बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड से 2 मीटर नीचे है। एग्जूमिंग ए वैल्यू ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, यानी ऑलरेडी के नोट का वैल्यू 0.5 हमारा दे दिया है। उसके बाद हमारा कहता है कि कैलकुलेट द लेटरल अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट, एग्जूम द सॉइल टू बी द ड्राई एबव द वाटर टेबल एंड सेचुरेटेड बिलो द वाटर टेबल। अब ये क्वेश्चन क्या है कि इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है। यानी क्या बोल रहा है कि पहले ग्राउंड लेवल तक था, अब ग्राउंड लेवल से 2 मीटर बिलो है, यानी 2 मीटर नीचे है। ठीक, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं इस तरह से, देख लीजिए। एक पहले था यहाँ पे, यहाँ पे मान लीजिए पूरा डेप्थ हमारा क्या दिया है, कुछ डेप्थ के बारे में बोला है, डेप्थ के बारे में कि ओवरऑल डेप्थ कितना है, ओवरऑल डेप्थ के बारे में नहीं बात किया है अभी। 2 मीटर नहीं, तो यहाँ से 2 मीटर नीचे तक यहाँ पे हमारा वाटर टेबल है और यहाँ तक उन्होंने निकालना था। इसके ऊपर ये क्या है, ड्राई है, और ये क्या है, सबमर्ज है, सेचुरेटेड है। ओके, और उसके बाद चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। और यहाँ से ड्राई यूनिट वेट, अब हमको जी एस और ई देकर क्या कह रहा है, जी एस और ई देकर हमको इशारा कर रहा है कि आप इससे ड्राई यूनिट वेट निकाल सकते हैं और गामा गामा सैचुरेटेड यूनिट वेट निकाल सकते हैं। तो ड्राई यूनिट वेट का क्या फार्मूला होता है, ड्राई फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा है कि ड्राई यूनिट वेट का जो हमारा फार्मूला होता है, ड्राई यूनिट वेट, ठीक, जी इंटू गामा डब्लू 1 + ई, ये ठीक है। तो गामा ये क्या होता है, जी गामा सेचुरेटेड का अगर बात करें तो जी प्लस एस ई बाई 1 + ई इंटू गामा डब्लू। और अब यदि ड्राई है तो एस का वैल्यू 0 हो गया, तो ये फार्मूला आ गया। अगर एस का वैल्यू कुछ समथिंग है तो हो गया, ठीक, ये फार्मूला। अगर एस का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या हो गया, जी प्लस ई बटा 1 + ई इंटू हमारा क्या हो गया, गामा डब्लू हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, इसमें क्लियर क्या है ये तो पहले से आप जानते हैं। ओके, तो हमको गामा डी निकालना था, तो जी का वैल्यू हमारा 2.65 दिया हुआ है और गामा इसका 9.81 मान लीजिए आप, और उसके बाद 1.5 हो गया। कितना दिया, ई का वाइड रेशियो कितना दिया क्वेश्चन में, वाइड रेशियो 0.6 बोल रहा है, 0.6 बोल रहा है तो नथिंग 0.6। ओके, अब इसको कैलकुलेट क्या है, इसको कैलकुलेट करने से हमारा कितना वैल्यू आ रहा है, इसको कैलकुलेट करने से आ रहा है 16.25 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक, सेचुरेटेड निकालेंगे तो एस का वैल्यू 1 कर देंगे, यहाँ पे ई का वैल्यू कर देंगे, यहाँ से आया 19.93 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद जो हमारा है, ठीक, अब दोनों निकाल लिए। अब दोनों निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि समर्ज यूनिट वेट, समर्ज यूनिट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा यूनिट वेट है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड में से 9.1 माइनस कर लेंगे। 9.1 जब माइनस कर लिए तो हमारा क्या बचा, 10.12। यहाँ तक क्लियर है। लेटरल अर्थ प्रेशर एट द 2 मीटर फ्रॉम द टॉप, 2 मीटर फ्रॉम टॉप, टॉप से 2 मीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फार्मूला बी बी के डी, जहाँ तक हमारा जो जो आपको बोले ना, यहाँ तक इस लेटरल अर्थ प्रेशर किसका पूछ रहा है, इसका इसका हम लोग कैलकुलेट कर। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सोचिए। तो 1/2 इंटू के नोट इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर, गामा का जगह गामा डी रखेंगे, यही ना, ठीक है।
तो के नोट का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, के नोट का वैल्यू 0.5 दे दिया, तो 0.5 रखिए यहाँ पे, हो जाएगा हमारा, तो 1/2 इंटू 0.5 इंटू वाई डी का वैल्यू निकाल ही लिए हैं 16.25 इंटू हाइट, हाइट कितना 2, तो 2 जा 4, अब इसको कैलकुलेट कर लिए हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद वहाँ हमारा कितना आ रहा है, ये आएगा नीचे तो कितना आ जाएगा 10, यानी 5 दूना 10, ठीक, 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी 16.25, 16.25 क्या 16.25 है, हाँ 16.25 आ गया, ठीक, यहाँ तक है। और उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद है लेटरल अर्थ प्रेशर एट द पॉइंट सी,